वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स के टॉपिक सिरोसिस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिरोसिस क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिरोसिस की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि सिरोसिस की डेफिनेशन क्या है। तो इट इज़ अ क्रोनिक नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द स्किन इन विच एपिडर्मल सेल आर प्रोड्यूस एट रेट 6 to 9 times faster than normal. The area become red, pink, itchy and scaly. तो ये जो डिज़ीज़ है सिरोसिस, ये एक तरीके की स्किन डिज़ीज़ है। इस डिज़ीज़ के अंदर ये एक क्रोनिक डिज़ीज़ है, यानी कि ये काफ़ी लंबे समय तक रहती है। और ये जो डिज़ीज़ है ये एक स्किन डिज़ीज़ है। इस डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है, इस डिज़ीज़ के अंदर वो जो एक तरीके का इन्फ्लामेशन होता है, जिसकी वजह से वो एरिया जहाँ पर भी ये डिज़ीज़ होगी, वो एरिया कि जो एपिडर्मल सेल होंगी, वो एपिडर्मल सेल 6 to 9 times फास्टर प्रोड्यूस होंगी, जिसकी वजह से वो एरिया जहाँ पर भी ये डिजीज़ अफेक्ट करेगी, वो एरिया रेडिश, पैचेस, स्केली और इचनेस उस एरिया में प्रोड्यूस होगी। तो किसी भी स्किन की जो स्किन होती है, हमारी ये जो स्किन है, ये हमेशा ये स्किन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो ये जो कंडीशन है सिरोसिस की, इसमें हमारी एपिडर्मल लेयर इन्वॉल्व हो रही है। और ये एपिडर्मल लेयर क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन है। तो इस केस में जिसमें ये सिरोसिस हो रहा है, उसमें बेसिकली हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इन्वॉल्व हो रही है। और इसकी वजह से, इस डिज़ीज़ की वजह से ये जो एपिडर्मिस है ये 6 to 9 times फास्टर प्रोड्यूस हो रही है। नॉर्मल जो कंडीशन होती है उससे 6 to 9 times फास्टर प्रोड्यूस हो रही है। अब ये तो बात हो गई इस डिज़ीज़ के बारे में कि इसमें ये प्रॉब्लम होती है। और जब ये कंडीशन डेवलप होती है, यानी जब ये एपिडर्मल सेल 6 to 9 times फास्टर प्रोड्यूस होती है, तो उसकी वजह से वो जो एरिया जहाँ पर भी ये डिज़ीज़ है वहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, वहाँ पे हमारा जो स्किन है वो रेडिश, पिंकिश, इचीनेस और स्केली हो जाता है। तो यानी वो एरिया क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, वो एरिया ड्राई हो जाएगा, इवन उसमें इचिंग भी होगी और वो एरिया स्केली हो जाएगा। स्केली यानी कि जैसे आपने फिश की स्किन देखी है, सिल्वर स्केलिंग होती है, वैसा वो एरिया हो जाएगा। तो अब ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है? ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि वो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी में जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म यानी इम्यून सिस्टम जो होता है, वो जब हाइपर एक्टिव हो जाता है, ये जब ओवर एक्टिव हाइपर एक्टिव हो जाएगा, तो उस केस में सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो आपकी स्किन होती है, वो पर्सन जिनके साथ ये डिजीज़ हुई है, उनकी जो स्किन होती है वो स्पीड में ग्रोथ करती है। और उन स्किन की शेडिंग जो होती है वो 3 से 4 दिनों में होने लगती है। यानी वो जो स्किन है वो जो अपनी जो लेयर्स को रिलीज़ करेगी, वो 3 से 4 दिनों में रिलीज़ करेगी। जैसे कि अगर आपने नॉर्मली आपने जो अभी पतझड़ का टाइम आता है, उस समय क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी पुरानी लीफ को शेड करते हैं और उनके ऊपर नई लीव्स आती हैं। सेम ऐसा ही ह्यूमंस के साथ भी होता है। हमारे बॉडी में जो हमारी स्किन होती है वो हर मंथ रिपेयर होती है। ये पुरानी स्किन 1 महीने के बाद फिर से न्यू स्किन में कन्वर्ट होती है। और वो स्किन जो पुरानी स्किन होती है वो एज अ डेड स्किन आपकी बॉडी से निकलती है, जिसको जैसे डर्ट के फॉर्म में वो स्किन निकलती है, शेड होती है, निकलती है। जैसा कि प्लांट अपनी लीव्स को शेड करते हैं और अपनी नई प्लांट में पत्तियां आती हैं, सेम वैसे ही हमारी स्किन में ये जो सेल्स होती हैं वो हर मंथ शेड होती हैं और एक नई सेल्स उस स्किन में आती है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो विद इन अ मंथ होती है, यानी कि इस प्रोसेस में 1 महीने का समय लगता है। बट इन द केस ऑफ सिरोसिस, ये जो
जो ये प्रोसेस है न्यू स्किन के आने का, ये स्पीड में होने लगता है। इसमें जो नई स्किन आएगी वो 3 से 4 दिनों में आने लगेगी, और वो जो पुरानी स्किन है वो 3 से 4 दिनों में झड़ने लगेगी। तो उसकी वजह से वो जो स्किन हो जाती है वो रेडिश हो जाती है, पैची हो जाती है, उस स्किन में इचिंग होने लगती है, और वो स्किन स्केली हो जाती है। तो और ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है जो बॉडी होती है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो जब ओवर एक्टिव हो जाता है, उस केस में ये कंडीशन डेवलप होती है, और वो जो स्किन है वो बहुत जल्दी शेड होने लगती है। एक चीज़ और है कि ये जो सिरोसिस है इसको कहीं कहीं पे आप ऑटो इम्यून डिजीज़ भी लिखा हुआ पाएंगे। तो ये एक तरीके की ये ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है। ये तो बात हो गई सिरोसिस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं ये बेसिकली किस एरिया को अफेक्ट करेगा। तो सिरोसिस बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। ये आपके स्किन की डिजीज़ है, ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, मतलब जितनी जगह पे स्किन है, पूरी ओवरऑल बॉडी हमारी स्किन है, तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो ये स्किन डिजीज़ होती है वो कहाँ होती है? एल्बोज में होती है, नीज में होती है, स्कैल्प पे होती है। इसके अलावा ये किसी भी बॉडी पार्ट्स में हो सकती है। ये तो बात हो गई हमारी सिरोसिस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सिरोसिस के साइन और सिम्टम्स के बारे में, कि क्या साइन और सिम्टम्स आएगा किसी भी पेशेंट के अंदर जिनके अंदर ये डिजीज़ होगी। तो जो पहला सिम्टम आता है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, कि वो पर्सन जिनके अंदर ये डिजीज़ होती है उनकी स्किन रेडिश पैचेस हो जाते हैं उनकी स्किन में। क्योंकि देखिए, अगर इस स्किन को बार बार, ये स्किन 3 से 4 दिन में अगर न्यू आती रहेगी, खुरदती जाएगी, ये स्किन शेड हो रहा है ना, शेडिंग की प्रोसेस हो रही है, ये स्किन बार बार 3 से 4 दिन में न्यू आ रही है। तो अब क्या है, अगर किसी भी चीज़ को आप 2-3 दिन में अगर उसको क्या करोगे, रिपेयर करते रहोगे, तो वो एरिया रेडिश हो जाएगा, उस एरिया में रेडनेस आ जाएगी, पैचेस हो जाएंगे उस स्किन में, वो स्किन खुरच सी जाएगी। समझ रहे हो, उस स्किन में खुरचना जैसा होता है ना, खुरचना, वैसा कुछ कंडीशन हो जाएगी, उस एरिया में रेडनेस आ जाएगी, पैचेस बन जाएंगे, और वो जो एरिया है वो थिक हो जाएगा। थिक क्यों हो रहा है? क्योंकि जब स्किन 3 से 4 दिनों में नई स्किन आ रही है, तो वो स्किन एक्यूमुलेट होने लगेगी, जिसकी वजह से वो स्किन थिक हो जाएगी। क्योंकि वो पुरानी स्किन निकल ही नहीं पा रही है, वो उसी पे जमा होने लगेगी, इसकी वजह से वो स्किन थिक हो जाएगी। लेकिन वो न्यू स्किन आज आती जा रही है, 3 से 4 दिन में वो न्यू स्किन आ रही है, मगर वो पुरानी स्किन निकल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से वो स्किन थिक हो जाएगी। इसके अलावा सिल्वर स्केल हो जाएगा, यानी कि वो जो पर्सन जिनके अंदर ये प्रॉब्लम होगी, उनकी जो ये स्किन होगी वो थोड़ी सी जैसे कि क्रैक से उसमें पड़ जाएंगे। जैसे कि आपने फ़िश के जो बॉडी होती है ना, उसमें स्केल होते हैं, क्रैक से होते हैं, और वो थोड़े से हार्ड सिल्वरी इन नेचर होते हैं। सेम वैसा ही ये कंडीशन उन पर्सन पर डेवलप होती है जिनके अंदर ये सिरोसिस की कंडीशन होती है। इसके साथ ही साथ स्मॉल स्केलिंग स्पॉट्स, ये जो स्मॉल स्केलिंग स्पॉट्स होते हैं ये बेसिकली चिल्ड्रंस में देखे जाते हैं कि छोटे छोटे स्पॉट्स पड़ने लगते हैं अफेक्टेड एरिया में। इसके अलावा वो स्किन ड्राई हो जाती है, जो स्किन है जहाँ पे ये कंडीशन डेवलप हुई है वो स्किन ड्राई हो जाती है, क्रैक आ जाता है उसमें। क्रैक और ड्राई आने का क्या है, क्योंकि वो जो स्किन है वो उससे सेल्स निकल रही हैं, और वो जो सेल्स निकल रही हैं, जैसे कि आपकी कभी जब भी आपकी ठंडियों में आपकी स्किन जब न्यू स्किन को रिलीज़ करती है तो आपने देखा होगा कि ये स्किन फटने लगती है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी डेवलप हो रही है, स्किन क्या है, फट रही है, निकल रही है, न्यू स्किन निकल रही है। तो वो क्योंकि वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट है तो वो स्किन काफ़ी ड्राई हो जाएगी, और उसके साथ ही साथ स्किन में क्रैक पड़ जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो जो स्किन इतनी ज़्यादा क्रैक हो जाती है उसके अंदर कि उसमें से ब्लड आने लगता है, तो ये कंडीशन भी होती है। इसके बाद उस एरिया में जहाँ पे भी ये इचिंग, जहाँ पे भी ये प्रोसेस हुई है वहाँ पे इचिंग होगी, क्योंकि अगर वो एरिया में मान लीजिए उस एरिया में क्रैक है, वो एरिया जो है उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो अगर उस कंडीशन में अगर वो स्किन पहुँची है तो वहाँ पे इचिंग भी होगी, और उसके बाद बर्निंग के सेंसेशंस भी आएंगे, और सोरनेस यानी कि सोर हो जाएगी, वो स्किन सोर हो जाएगी, तो वो कंडीशन डेवलप होगी। इसके अलावा वो एरिया सॉलो हो सकता है, स्वेल हो जाएगा, वो एरिया जो है स्वेल, सूजन आ जाएगी उस एरिया में, जॉइंट्स जो है स्टिफ हो जाएंगे। इवन जो सिरोसिस होता है वो आर्थराइटिस भी कॉज करता है, तो इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप नीज में ये फाउंड हो रहा है, और सिरोसिस आर्थराइटिस कॉज भी करता है, तो इसलिए क्या है, वो एरिया जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, और स्टिफनेस
आर्थराइटिस का एक टाइप, आर्थराइटिस का एक सिम्टम्स है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब जिस पर्सन में ये डिजीज़ सिरोसिस हो रही है तो उस पर्सन में स्टिफनेस भी आती है उनके जॉइंट्स में। तो जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाएगी, वो जॉइंट्स स्वेल हो जाएंगे और स्किन में ऐसा लगेगा कि डैंड्रफ जैसे होता है, तो वाइट स्केली निकलता है ना, वाइट मटेरियल निकलता है जो वाइट स्किन टाइप का निकलता है। तो वो क्या है, डैंड्रफ, ऐसे लगेगा कि स्किन में डैंड्रफ पड़ गया है, क्योंकि वो जो स्किन है उसमें से वाइट पाउडरी मटेरियल निकलेगा। वो डेड स्किन ही होती है, वो रिलीज होती है। तो वो क्या है, ऐसे लगेगा कि स्किन में डैंड्रफ आ चुका है, तो ऐसी कंडीशन डेवलप होगी। उसके अलावा जो स्किन है वो थिक होगी, उसमें पस भर जाएगा। जब ये रिपेयरिंग, जब ये जो स्किन की जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो रही है, और उस केस में क्या है, वो जो ऊपर वाली स्किन है वो प्रॉपर उसको हार्ड नहीं हो पा रही है, तो वो स्किन क्या होगी, उसमें से ब्लीडिंग निकलेगा, उसमें से क्या है, पस का फॉर्मेशन भी हो जाता है। क्योंकि आपकी ये जो स्किन है, जब कभी आपको चोट लगी होगी तो आपने देखा होगा ये जो नॉर्मल रिपेयर की प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले वो स्किन रेड होती है, उसके बाद वो अपने नेचुरल शेप में आती है, नेचुरल कलर में आती है उसका। क्योंकि जब वो स्किन रेड होती है तो उस समय वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन, वहाँ पे रेडनेस, वहाँ पे पेन भी महसूस होता है। लेकिन जब वो स्किन अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है, मतलब आफ्टर सम टाइम वो स्किन अपने जब हार्ड हो जाती है तब वो सेंसेशन डेवलप नहीं होता है। क्योंकि इस केस में क्या है, वो स्किन रेड है, वो स्किन में वो हार्डनेस आ ही नहीं पा रही, वो स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, उसमें इतना ज़्यादा, इतनी फास्ट सेल्स ग्रोथ कर रही हैं कि वो स्किन हार्ड हो ही नहीं पा रही है। तो उस केस में क्या है, उस केस में उस स्किन के पार्ट में पस भी भर जाता है और ब्लिस्टर भी फॉर्म हो जाते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी साइन और सिम्टम्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि सिरोसिस के टाइप्स कितने होते हैं। तो सिरोसिस डिफरेंट टाइप का होता है और हर टाइप्स का अपना अलग स्पेसिफिकेशन होता है। तो सबसे पहला जो टाइप है और जो मोस्ट कॉमन टाइप है उसको हम बोलते हैं प्लैग सिरोसिस। जो प्लैग सिरोसिस होता है ये सबसे ज़्यादा होता है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे ही सिम्टम्स जो हमने आपको ऊपर बताए हैं वो प्लैग सिरोसिस के सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिरोसिस होता है हमारा नेल सिरोसिस। तो नेल सिरोसिस जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये सिरोसिस नेल्स में होगा, तो उसमें नेल्स में प्रॉब्लम आएगी, नेल्स की स्किन क्या होंगी, जल्दी ग्रोथ करेंगी। इसके बाद है गुट्टे सिरोसिस। जो ये गुट्टे सिरोसिस होती है बेसिकली ये चिल्ड्रंस में होती है। इस सिरोसिस के अंदर जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं उसमें क्या होता है, जिस एरिया में ये सिरोसिस होगी वहाँ पे छोटे छोटे दाने होने लगते हैं, तो ये हमारा इसका सिम्टम्स है और बेसिकली ये नेक के पार्ट में भी होती है। और उसके बाद है हमारा पस्चुरल सिरोसिस। जो पस्चुरल सिरोसिस है, इस सिरोसिस में वो एरिया जहाँ पे भी ये सिरोसिस होगी वहाँ पे पस भर जाएगी, उस एरिया में पस का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद आती है हमारे नेक्स्ट सिरोसिस जिसका नाम है इरिथ्रोडर्मिक सिरोसिस। जो इरिथ्रोडर्मिक सिरोसिस है ये बेसिकली ऑल ओवर द बॉडी को कवर करती है और इसमें रेडिश पैचेस बनते हैं। तो ये तो बात हो गई टाइप्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कॉजेज़ है जिसकी वजह से ये सिरोसिस होता है। तो जो हमारा पहला कॉज है वो है इम्यून सिस्टम, क्योंकि हमने ऊपर ही बताया ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, इवन इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी बोला जाता है। तो जिसका पहला कॉज है वो है इम्यून सिस्टम का ओवर एक्टिव होना या फिर माल फंक्शन होना, यानी कि इम्यून सिस्टम जब अच्छे से काम नहीं करता है तो वो क्या करता है, वो अपने ही स्किन को डैमेज करने लगता है। जब ये सिरोसिस की कंडीशन होगी तो उसमें क्या होगा, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होगा वो बॉडी का इम्यून सिस्टम इस स्किन की सेल्स के लिए एंटीबॉडीज़ बनाएगा और उसको डिस्ट्रॉय करने लगेगा। ये हो गया। उसके बाद हमारा जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक्स यानी कि किसी भी पर्सन की, अगर फैमिली में किसी भी पर्सन को सिरोसिस होता है तो नेक्स्ट जनरेशन में ये सिरोसिस होने का खतरा होता है। देखिए सिरोसिस कंटाजियस डिजीज़ नहीं है, यानी ये छूने से नहीं फैलती है, लेकिन ये जेनेटिकल डिजीज़ है, ये जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। इसके अलावा सिरोसिस जो होती है वो ट्रिगर्ड होती है कुछ चीज़ों की वजह से, जैसे कि कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो सिरोसिस को ट्रिगर करती हैं। इसमें हमारी आती है एंटी मलेरियल ड्रग हो गई, लिथियम हो गई, आइबुप्रोफेन हो गई, ये ड्रग्स सिरोसिस को ट्रिगर करती हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके की इंजरी है तो उस केस में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो पर्सन जो ज़्यादा ही अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं उनके अंदर भी ये डिजीज़ होने की संभावना होती है। इसके अलावा कुछ स्ट्रेस, स्मोकिंग, किसी भी तरीके का हार्मोन चेंज होना बॉडी में, ये भी सिरोसिस को एक्टिवेट करने में
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इम्यून डिसऑर्डर, यानी किसी भी तरीके का अगर पर्सन के अंदर इम्यून डिसऑर्डर है तो उसके अंदर भी सिरोसिस के होने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे हम डायग्नोस करेंगे किसी भी सिरोसिस के पेशेंट को। तो देखिए, ये जो डिजीज़ है ये एक तरीके की क्या है, स्किन डिजीज़ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो फिजिकल ही एग्जामिनेशन करेंगे। अब उस पर्सन को फिजिकली देख करके जस्टिफाई करेंगे, ये देखेंगे कि क्या उसके सिम्टम्स सिरोसिस के सिम्टम्स हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। दूसरा हो गया हमारा स्किन की बायोप्सी कराना, यानी वो जो स्किन जहाँ पे ये डिजीज़ है उसके स्किन के कुछ पार्ट्स को लेके उसकी बायोप्सी करते हैं और ये पता लगाते हैं कि इसको सिरोसिस है या नहीं है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करवाना, ब्लड टेस्ट में बेसिकली हम ESR को चेक करते हैं और C रिएक्टिव प्रोटीन को चेक करते हैं। इन दोनों के बारे में ही हम आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस में बता चुके हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें इन्फ्लामेशन के प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अगर किसी भी पर्सन के अंदर ये सिरोसिस का इन्फ्लामेशन है, क्योंकि ये भी एक तरीके का इन्फ्लामेशन है, तो उन पर्सन के अंदर इन दोनों की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इससे भी हम पता लगाते हैं। इसके अलावा रेडियोग्राफी टेस्ट भी कराते हैं, जिसमें हम एक्सरे वगैरह लेते हैं, जिसमें कि अगर सिरोसिस की वजह से जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स अर्थराइटिस, तो उस केस में हम रेडियोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो ये तो बात हो गई डायग्नोसिस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। तो सिरोसिस क्या होता है, जैसे कि ये सारे फैक्टर्स, ये जो कॉजेज़ आपने यहाँ पे पढ़े, जब ये कॉजेज़ में से कोई भी एक कॉज, दो कॉज या फिर मल्टीपल कॉज, जब भी किसी पर्सन के ऊपर वो कॉज इफेक्ट डालता है, तो उस समय क्या होता है, उस समय बॉडी का हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और टी सेल्स का फॉर्मेशन करने लगता है। ये जो टी सेल्स होते हैं ये आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो जब ये फॉर्मेशन टी सेल्स का होगा तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और ल्यूकोट्राइन्स और साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। अब ये जो ल्यूकोट्राइन्स और साइटोकाइनिन का जब प्रोडक्शन होगा तो ये क्या करेंगे, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे, क्योंकि जो ल्यूकोट्राइन्स और साइटोकाइनिन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। तो ये क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे। जब ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इम्प्रॉपर सेल का मैचुरेशन होगा। उस जगह पे जहाँ पे भी ये प्रोसेस होगी वहाँ पे सेल का मैचुरेशन इम्प्रॉपर वे में होगा, यानी जो स्टेप्स होते हैं मैचुरेशन के वो प्रोसेस फॉलो ना करके इमैचुरेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, उसकी वजह से क्योंकि वो सेल्स इमेच्योर तरीके से ग्रोथ कर रही हैं तो फ्लैकिंग होगी और उसके बाद क्या है, उसमें एक सिल्वर स्केलिंग बनने लगेगी, जैसा कि हमने आपको सिम्टम्स में भी बताया है। जैसा कि फिश के सेल्स के जो फिश के जो आउटर सरफेस होती है वैसा कुछ स्ट्रक्चर बॉडी में अपीयर होने लगता है, तो प्रोसेस होने लगेगी। तो बेसिकली आप ये समझ रहे हो कि ये जो डिजीज़ है वो एक तरीके की इम्यून डिसऑर्डर डिजीज़ है, यानी ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और ये क्यों हो रही है, क्योंकि जब बॉडी में ऑटो इम्यून में डिस्टर्बेंस होता है, इम्यून सिस्टम में डिस्टर्बेंस होता है, तब ये डिजीज़ क्रिएट होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं सिरोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे हम उस पेशेंट को ट्रीट करेंगे जिनके अंदर ये डिजीज़ होगी। तो बेसिकली ये जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए बनाया गया है। इसमें हम जो पेशेंट है उसके सिम्टम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी पहली थेरेपी होती है वो होती है हमारी ट्रॉपिकल थेरेपी, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑयल्स, मिनरल ऑयल, कोलतार की प्रिपरेशंस, बेलनेटर, सैलिसिलिक एसिड, इमोलिएंट क्रीम और ये सारी चीज़ें जो है यूज़ करते हैं, जिससे कि वो पर्सन जिसके स्किन जो है वो हार्ड हो गई है, डैमेज हो गई है, उस स्किन में इचिंग हो रही है, उस स्किन की जो कंडीशन है वो जो ख़राब कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम टॉपिकल एप्लीकेशंस करवाते हैं और उसमें हम ऑयल्स रिलेटेड क्रीम्स यूज़ करते हैं, लोशंस यूज़ करते हैं, जिससे कि हम उस एरिया को थोड़ा सा सॉफ्ट बना पाएँ, उसको रिपेयर कर पाएँ। तो हम टॉपिकल एप्लीकेशन करवाते हैं। इसके अलावा ऑक्लूजन ड्रेसिंग भी कराते हैं, यानी कि हम उस एरिया में जहाँ पे भी ये डिजीज़ है वहाँ पे प्लास्टिक रैपिंग करवाएंगे, उसको रबर ग्लव्स देंगे पहनने के लिए और प्लास्टिक बैग भी यूज़ करवाए जाते हैं। मतलब वो एरिया जहाँ पे भी अफेक्टेड एरिया है उस एरिया को कवर करने के लिए बोले जाते हैं प्लास्टिक बैग से, रैपिंग रबर से भी करवाया जाता है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी यूज़ की जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम पहले भी बता चुके हैं कि ये इन्फ्लेमेशन में यूज़ किया जाता है, तो ये क्योंकि ये भी एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तो ये भी यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। इस मेथड देख लेते हैं कि नेक्स्ट मेथड क्या है इसके ट्रीटमेंट का। तो नेक्स्ट है हमारा इंट्रालीजनल थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं, ट्राईएमसिनोलोन
एसिटोनाइड इंजेक्शंस को यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जो मेथड है इसमें वो एरिया जो अफेक्टेड एरिया होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट इंजेक्शन को लगाया जाता है उस एरिया की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, एजिंग के लिए लगाया जाता है ना बोटॉक्स के इंजेक्शन, आपने बहुत बार सुना होगा। तो उस तरीके से ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये डायरेक्ट अगर जहाँ पे भी ये स्केली पैचेस बने हुए हैं, सिरोसिस की कंडीशन है, वहाँ पे इसका इंजेक्शंस डायरेक्ट उस एरिया में लगाया जाएगा जिससे कि वो एरिया इम्प्रूव हो सके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है सिस्टेमिक थेरेपी। जो सिस्टेमिक थेरेपी होती है इसमें हम ड्रग्स को यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी मेथोट्रेक्सेट आती है, ओरल रेटिनॉइड्स आते हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया, साइक्लोस्पोरिन, ये सारे ड्रग्स को यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिरोसिस। और उस जो हमारी कैटेगरी है वो है हमारी फोटो कीमोथेरेपी। जो फोटो कीमोथेरेपी होती है उसमें हम पैसोरिलिन और अल्ट्रावायलेट ए का यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली हम जो ये थेरेपी यूज़ कर रहे हैं बेसिकली इसमें हम यूवी रेज को यूज़ कर रहे हैं। और ये क्या काम करती हैं, ये जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो जो हमने पैथोफिजियोलॉजी में बताया कि हाइपर एक्टिव जो टी सेल्स होता है इसको सप्रेस करने का काम करेंगी, साथ ही साथ वो जो ग्रोथ हो रही थी सेल की 3 से 4 दिन में उसको भी सप्रेस करती हैं। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये उन जो ग्रोथ फास्ट हो रहा था सेल्स का उसको सप्रेस करने का काम करती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती हैं इस सिरोसिस के ट्रीटमेंट में। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।